आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग 49 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। हावड़ा स्टेशन पर विनोदनी अपनी इच्छा से इंटर क्लास के जनाने डिब्बे में बैठ गई। महेंद्र ने कहा, ये क्या कर रही हो? मैंने तुम्हारे लिए सेकंड क्लास का टिकट लिया है। विनोदनी ने कहा, जरूरत क्या है सेकंड क्लास की? मुझे यहीं ज्यादा आराम रहेगा। महेंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। विनोदनी स्वभाव से ही शौकीन थी। पहले गरीबी का कोई लक्षण ही उसे अच्छा नहीं लगता था। अपनी सांसारिक दीनता को वो अपमानजनक ही समझती थी। महेंद्र समझता था कि उसके घर के अमीरी चाल चलन, विलास उपकरण और समाज में धनाढ्य के रूप में ख्याति के गौरव ने ही किसी समय विनोदनी का मन उसकी ओर आकर्षित किया था, और इस कल्पना ने उसके मन को अत्यंत उत्तेजित कर दिया था कि वो अनायास ही उस धन संपदा की, सब तरह के आराम और गौरव की अधीश्वरी हो सकती है। किंतु आज जब उसका महेंद्र पर प्रभुत्व प्राप्त करने का समय आया, बिना मांगे ही जब वो महेंद्र की सारी धन संपदा अपने भोग में ला सकती थी, तब क्यों वो ऐसी असह्य उपेक्षा के साथ अत्यंत उद्यत भाव से कष्टदायक लज्जादायक दीनता स्वीकार किए ले रही है। महेंद्र के प्रति अपनी निर्भरता को विनोदनी यथासंभव संकुचित किए रखना चाहती है। जिस उन्मत्त महेंद्र ने विनोदनी को उसके स्वाभाविक आश्रय स्थल से हमेशा के लिए विच्युत कर दिया है, उस महेंद्र के हाथ से वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहती जो उसके सर्वनाश के मूल्य स्वरूप गिना जा सके। विनोदनी जब महेंद्र के घर में थी, तब उसके आचरण में वैधव्य व्रत की कठोरता विशेष कुछ नहीं थी, किंतु इतने दिन बाद वो अपने को सब प्रकार के भोगों से वंचित कर रही है। अब वो एक वक्त खाती है, मोटे कपड़े पहनती है, और उसका वो अनर्गल हास्य परिहास अब कहाँ चला गया? अब तो वो ऐसी स्तब्ध, ऐसी आवृत, ऐसी सुदूर और ऐसी भीषण हो उठी है कि महेंद्र को उससे एक साधारण सी बात भी जोर से करने की हिम्मत नहीं पड़ती। महेंद्र विस्मित होकर, क्रुद्ध होकर बार बार यही सोचने लगा कि विनोदनी ने पहले तो मुझे इतनी कोशिश से दुर्लभ फल की तरह इतनी ऊंची डाली से तोड़ लिया, और अब वो उसे बिना सूंघे ही इस तरह दूर फेंक दे रही है। इसका कारण क्या? महेंद्र ने पूछा, तो अब कहाँ का टिकट करवाऊं, बताओ? विनोदनी ने कहा, पश्चिम की तरफ जहां खुशी हो चलो। कल सवेरे जहां गाड़ी ठहरेगी वहीं उतर जाना है। इस तरह का भ्रमण महेंद्र के लिए शोभनीय नहीं हो सकता। आराम में खलल पड़ना उसके लिए कष्टदायक है। बड़े शहर में अच्छी जगह न रहना उसके लिए एक मुसीबत है। वो देखभाल कर, तलाश करके ठीक इंतजाम करने वाला आदमी ही नहीं। इसलिए वो अत्यंत क्षुब्ध विरक्त मन से गाड़ी में सवार हुआ, और फिर थोड़ी देर बाद बार बार उसे भय होने लगा कि विनोदनी उससे बगैर कहे सुने ही कहीं बीच ही में न उतर पड़े। विनोदनी इसी प्रकार शनि ग्रह की तरह खुद घूमने लगी और साथ साथ महेंद्र को भी घुमाने लगी। कहीं भी महेंद्र को जरा विश्राम नहीं लेने देती। विनोदनी में एक खास गुण ये था कि वो बहुत जल्द लोगों से हिल मिल सकती है। इसलिए जल्दी ही वो गाड़ी की सहयात्रिनियों से मेलजोल कर लेती थी। जहां जाने की उसकी इच्छा होती, वहां के सब हालचाल वो पहले से ही जान लेती थी। यात्रीशाला में ठहरती और जहां जो कुछ देखने का होता देख लिया करती। इस तरह महेंद्र विनोदनी के लिए अपनी अनावश्यकता देखकर प्रतिदिन अपने को हतमान अनुभव करने लगा। टिकट खरीद देने के सिवा उसका और कोई काम ही न था। बाकी समय में उसकी प्रवृत्ति उसको दशन किया करती, और वो अपनी प्रवृत्ति को। शुरू शुरू में कुछ दिनों तक वो विनोदनी के साथ साथ रास्ते रास्ते घूमता रहा,
किंतु बाद में क्रमशः ये उसके लिए असह्य हो उठा। अब तो वो खा पीकर सोने की कोशिश किया करता है और विनोदनी दिन भर घूमा करती है। इसके पहले इस बात की कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि माँ का लाडला महेंद्र किसी दिन इस तरह इधर से उधर मारा मारा फिरा करेगा। एक दिन इलाहाबाद स्टेशन पर दोनों जने गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। किसी आकस्मिक कारण से गाड़ी आने में देर हो रही थी। इस बीच में विनोदनी और गाड़ियों के यात्रियों को घूम फिर कर देख रही थी। पश्चिम में घूमते घूमते और चारों तरफ देखते देखते अकस्मात कहीं कोई दिखाई दे जाएगा, शायद यही उसे आशा थी। कम से कम बंद गली में जनहीन घर में निश्चल उद्यम से अपने को प्रतिदिन दबाकर मारने की अपेक्षा इस नित्य की अनुसंधान प्रवृत्ति में, इस उन्मुक्त मार्ग के जनकोलाहल में अधिक शांति है। अचानक स्टेशन की एक कांच की ढक्कनदार सूचना पेटिका पर दृष्टि पड़ते ही विनोदनी चौंक पड़ी। डाकखाने की उस पेटी में जिन लोगों का ठीक पता नहीं चलता, उनके पत्र प्रदर्शित किए जाते हैं। विनोदनी ने देखा कि उसमें एक पत्र बिहारी के नाम का भी है। बिहारी लाल नाम कोई असाधारण नहीं, और उस पत्र का बिहारी विनोदनी का अभीष्ट बिहारी ही हो, ऐसा समझने का भी कोई कारण नहीं था। फिर भी बिहारी का पूरा नाम देखकर उसके मन में अपने एकमात्र बिहारी के सिवा और किसी बिहारी का संदेह ही नहीं हुआ। पत्र पर लिखे हुए पते को उसने कंठस्थ कर लिया और फिर जिस बेंच पर महेंद्र अत्यंत अप्रसन्न मुख से बैठा था उस पर आकर बैठ गई और उससे बोली, मैं तो कुछ दिन इलाहाबाद में ही रहूंगी। विनोदनी महेंद्र को अपनी इच्छा के अनुसार चला रही है, किंतु उसके क्षुधित अतृप्त हृदय को जरा भी खुराक नहीं दे रही। इसी से महेंद्र का पौरुषाभिमान प्रतिदिन आहत हो होकर उसके हृदय में विद्रोह पैदा कर रहा था। इलाहाबाद में कुछ दिन रहकर जरा विश्राम ले ले तो वो जी जाए, किंतु इच्छा के अनुकूल होने पर भी विनोदनी की खामख्याली पर सम्मति देने में सहसा उसका मन विद्रोही हो उठा। उसने कुछ गुस्से से कहा, जब चलने के लिए निकल ही पड़े हैं तब चलेंगे ही, रुकेंगे नहीं। विनोदनी ने कहा, मैं नहीं जाऊंगी। महेंद्र ने कहा, तो तुम अकेली रहो, मैं जाता हूं। विनोदनी ने कहा, अच्छी बात है, और उसी वक्त इशारे से कुली बुलाकर अपने सामान के साथ वो स्टेशन से बाहर चल दी। महेंद्र अपने पुरुष कर्तव्याधिकार को लिए बेंच पर बैठा रहा, और जब तक विनोदनी देखती रही तब तक वो स्थिर होकर बैठा रहा। विनोदनी ने जब एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधी बाहर निकल गई, तब वो जल्दी से कुलियों के सर पर अपना सामान लादकर लपकता हुआ उसके पीछे पीछे चल दिया। बाहर जाकर उसने देखा विनोदनी एक घोड़ा गाड़ी में बैठ चुकी है। महेंद्र मुंह से कुछ बोला नहीं, गाड़ी की छत पर अपना सामान रखवाकर खुद कोच बक्स पर बैठ गया। अपने अहंकार को छोटा करके गाड़ी के भीतर विनोदनी के सामने बैठने लायक उसका मुंह ही नहीं रहा। किंतु गाड़ी तो चलती ही जा रही है। करीब 1 घंटा हो चुका। क्रमशः शहर की बस्ती छूट गई और फिर चारों तरफ खेत दिखाई देने लगे। कोचवान से कुछ पूछने में महेंद्र को शर्म मालूम होने लगी, कारण इससे वो समझ जाएगा कि भीतर जो मालकिन बैठी है उसने इस अनावश्यक पुरुष से इतनी भी सलाह नहीं की कि कहाँ जाना है। महेंद्र अपने रुष्ट अभिमान को भीतर ही भीतर हजम करके चुपचाप कोच बक्स पर बैठा रहा। गाड़ी निर्जन यमुना के किनारे एक शानदार बगीचे के भीतर जाकर ठहरी। महेंद्र आश्चर्य से दंग रह गया। सोचने लगा, ये किसका बगीचा है? इस बगीचे का ठिकाना विनोदनी को कैसे मालूम हुआ? बगीचे के भीतर का मकान बंद था। कई बार पुकारने के बाद एक बूढ़ा दरबान बाहर निकल आया। विनोदनी के प्रश्न का उत्तर देते हुए उसने कहा, बगीचे के मालिक यहाँ के बड़े रईसों में से हैं। उनका मकान यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आप लोग उनकी मंजूरी ले आइए, फिर आप शौक से यहाँ रह सकते हैं। विनोदनी महेंद्र के मुंह की तरफ देखने लगी। महेंद्र का मन इस मनोहर स्थान को देखकर मुग्ध और लुब्ध हो रहा था। लंबे समय के बाद कुछ दिन स्थिति की संभावना देखकर वो प्रफुल्लित हो उठा और विनोदनी से बोला, तो चलो वहीं चले। तुम बाहर गाड़ी में बैठी रहना, मैं भीतर जाकर किराया वगैरह तय करके रहने की मंजूरी ले आऊंगा। विनोदनी ने कहा, मुझसे अब घूमा नहीं जाएगा, तुम जाओ, तब तक मैं यहां आराम करूं। डरने की कोई बात नहीं। महेंद्र गाड़ी लेकर चला गया। विनोदनी उस बूढ़े ब्राह्मण दरबान को अपने पास बुलाकर उससे बाल बच्चों के बारे में पूछताछ करने लगी। बात करते करते जब उसने सुना कि उसकी स्त्री भी मर चुकी है, तब वो ये कहकर सहानुभूति प्रकट करने लगी कि अरे रे, तब तो तुम्हें बड़ी भारी तकलीफ होती होगी। बोलो भला, इस उम्र में तुम अकेले रह गए? तुम्हारी देखभाल करने वाला
कोई भी नहीं। इसके बाद बातचीत के सिलसिले में विनोदिनी ने पूछा, बिहारी बाबू यहां रहते थे ना? बूढ़े ने कहा, हाँ, कुछ दिन रहे तो थे यहां। तो आप उन्हें जानती हैं क्या? विनोदनी ने कहा, वो तो मेरे रिश्तेदार हैं। विनोदनी को दरबान के मुंह से बिहारी का जो कुछ विवरण और वर्णन मालूम हुआ, उससे उसके मन में कोई संदेह नहीं रहा कि वो उसी का बिहारी है। उसने बूढ़े से कहकर वे कमरे खुलवाकर देखे जिनमें बिहारी सोता था और बैठता था। बिहारी के चले जाने के बाद से वे कमरे बंद पड़े थे। इससे उसे ऐसा लगने लगा मानो अदृश्य बिहारी का संचरण अब भी उन कमरों में जमा हुआ है। हवा उसे अभी भी उड़ाकर ले नहीं जा सकी है। विनोदनी ने घ्राण से उसे सूंघकर अपना हृदय भर लिया। स्तब्ध हवा के स्पर्श से अपने सर्वांग को पुलकित कर लिया, किंतु बिहारी कहाँ गया इसका पता वो नहीं लगा सकी। हो सकता है कि वो फिर यहां आवे, किंतु स्पष्ट कुछ नहीं जान सकी। दरबार ने ये आश्वासन दिया कि वो अपने मालिक से पूछकर बताएगा। इतने में पेशगी किराया देकर और रहने की मंजूरी लेकर महेंद्र वापस आ गया। अभी आप सुन रहे थे रवीन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग 49 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।